सपने ऐसे ही दिखने चाहिए, अपने सपने ऐसे ही देखने चाहिए जो दूसरों को सपने जैसा लगे। कि मान लो अगर मैं देख रहा हूँ कि यार इस कॉलेज से मुझे ये चाहिए, तो दूसरों को वो इम्पॉसिबल जैसा लगे, तो उसे फिर पॉसिबल करने का मजा ही अलग होता है। सो हे गाइस, दिस इज स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं, शुभम भैया। यार, आप में से जिसने भी मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने जितने भी सीनियर्स के साथ वीडियोस बनाई हैं, पॉडकास्ट किया है, वो आईआईटी से थे, एनआईटी से थे और डीटीयू से थे। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट अपना पाथ बना सकता है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तक, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं शुभम भैया, और मुझे इस बात को बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि शुभम भैया मेरे ही कॉलेज के सीनियर हैं और रिसेंटली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक की है। उनका पैकेज जो था वो 46 LPA था। भैया, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने, बहुत बड़ी बात होती है इतनी बड़ी कंपनी क्रैक करना, हम सबकी ड्रीम्स होती हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और चैनल पर आए हो स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो भैया, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा अवेयर नहीं है, मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है। और जैसे भैया, हर किसी का सपना होता है कि वो कॉलेज में जाए और जब कॉलेज से निकले तो एक उसके हाथ में एक प्लेसमेंट हो, और सिर्फ प्लेसमेंट ही ना हो, एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो, राइट? क्योंकि हम इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि 4 साल बाद एक हमारी एक अच्छी जॉब लगे। इंजीनियरिंग के दौरान भैया किस किस फेजेस में पढ़ रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी रही उनकी, क्या अप्स आए, क्या डाउन्स आए, तो हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली भैया, आज का स्टूडेंट ये जानना चाहता है, इंक्लूडेड मी, कि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, कहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। तो आप वो हमें एक पाथ बता रहे होंगे। ऑल्दो सब, हर कोई अपना पाथ खुद बनाता है। आप किसी भी सीनियर से जाकर बात करेंगे तो एट द एंड सबका एक ही वो रहता है कि डीएसए कर लो या ये वाले प्रोजेक्ट्स कर लो। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि भैया खुद एक प्राइवेट कॉलेज से थे। ऐसा भी नहीं था कि भैया पहले सर्विस बेस में काम किया फिर उन्होंने स्विच करा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। उन्होंने डायरेक्टली 4th ईयर में प्लेसमेंट ली है माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। तो भैया, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो भैया, जब भी मेरे को सीनियर से बात करने का मौका मिलता है तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं उनकी जर्नी से स्टार्ट करूँ कि उनकी क्या जर्नी रही है। तो आप प्लीज थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो कि आप कहाँ से थे? थैंक यू यश, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिसके थ्रू मैं अपनी जर्नी जो है या फिर जो भी मैं गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ अदर स्टूडेंट के लिए, जो मेरे थ्रू में भी ऐसा हो सकता है कि मेरे रेफरेंस के थ्रू वो सीख सके कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि शायद ऐसा नहीं है, स्विचिंग के बाद से ही पॉसिबल होता है कि हम वहाँ पे उस जगह पे जा सकते हैं, फिर ऐसा कर सकते हैं। तो मे बी मेरे वजह से उन्हें मोटिवेशन मिले, सो आई एम ग्लैड टू प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ गाइडेंस। So from the starting, hello guys, my name is Shubham and currently I'm pursuing BTech from IMS Engineering College Ghaziabad and I have got placement offer from Microsoft as a SP। तो गाइस, अगर बात करें जर्नी की या फिर कहाँ से स्टार्ट करा या फिर क्या हुआ या फिर क्या दिमाग में था, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरा तो यही था स्टार्टिंग से ड्रीम कि यार यहीं पे जाना है। सो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि यार एक पाथ फिक्स था कि यहाँ पे जाना, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर मेरे ड्रीम्स ये है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो उसके लिए ये नहीं था कि यार पहले मैं यहाँ तक पहुंचूंगा या फिर एक टाइम तक थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं कि हाँ मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं स्विच करूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग से था कि हाँ यार यहीं पे जाना, यही ड्रीम है। और पता ही है यार सबको, अगर अपना कुछ भी अगर पाथ फॉलो करना है, फिर कहीं पे अगर एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचना है, तो कोई भी चीज आसानी से मिलती नहीं है। और अगर आसानी से मिलती तो उसे बताने में मजा नहीं आता उतना। तो हाँ, जर्नी में डिफिकल्टीज भी रही, जैसे कि मैं 11th 12th में या फिर 9th 10th में ऐसे मैंने कुछ कंप्यूटर्स वगैरह कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ था। स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो मेरे बैकग्राउंड में कंप्यूटर नाम का वर्ड ही नहीं था। वो तो मैं यहाँ पर आया हुआ था जैसे सबका ये होता है यार कि कोई भी जैसे ग्रेजुएशन करता है, तो मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार मेरा बहुत ज्यादा ये पैशन था कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, मुझे इस फील्ड में अच्छा करना है, इस वजह से मैंने लिया हुआ है। जैसे सबका ये होता है कि यार बीटेक करना, और सबने सुना हुआ है कि यार कंप्यूटर साइंस से करने पे शायद ये होता है, स्कोप ये होता है, वो होता है। वैसे ही मैं भी सुन के आया हुआ था। मेरा भी कुछ ये नहीं था कि यार बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था ये करना है वो करना है। पर हाँ, बाद में फिर मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया था इस फील्ड में कि जैसे मान लो
फर्स्ट ईयर में हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में हर एक चीज नॉर्मली चला गया था, मतलब हर एक चीज नॉर्मल वे में गुजर रहा था। फिर वहां पर जैसे मैं बता रहा था कि बैकग्राउंड में कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, मतलब मेरे की कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं था। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया हुआ था तो मेरे को भी ऐसा ही था, बहुत सारी चीजें देखने में या फिर अगल बगल में देखता था कि यार फर्स्ट ईयर में जो मेरे कॉलेग्स है या फिर मेरे जो पीयर्स है उनको मैं देख रहा था कि यार मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं या फिर बहुत ज्यादा नॉलेज है उस सब्जेक्ट में। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो ऐसा कुछ डिमोटिवेशन टाइप का नहीं था कि यार ये ज्यादा जानते हैं मैं कम जानता हूँ, तो उस केस में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, या फिर हाउ एम आई स्टैंडिंग कि मैं उनको देख रहा हूँ कि यार वो यहाँ पे मैं यहाँ पर, नहीं ऐसा कुछ ये नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि यार चलो मैंने कुछ नहीं करा है, उन्होंने कुछ करा हुआ है, तो वहां पे मैं यहाँ पे हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे पहुंच नहीं सकता या फिर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। सो मेरे को फर्स्ट ईयर में ऐसे सच जो सब्जेक्ट्स थे, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बात करूँ तो यार बस एक ही सब्जेक्ट होता ही है, लेट अस सी का, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, सी प्रोग्रामिंग के लिए। हाँ, जो कि बेसिक होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता ही होना चाहिए, फिर सबको आना चाहिए। अगर वो लैंग्वेज आता है तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक अगर बेसिक लैंग्वेज आता है तो उसके थ्रू तो आप सभी लैंग्वेजेस, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ यार, अगर इफ लूप इस चीज के लिए लगाते हैं अगर एक लैंग्वेज में, तो दूसरे लैंग्वेज में भी तो यार उसी चीज के लिए लगाते हैं, बस सिंटैक्स बस डिफरेंट होता है, मीनिंग तो सेम ही रहता है। सो आई गेस सी सबको पढ़ना चाहिए, फिर जानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वहां से मैंने फिर स्टार्ट करा था। तो वही है कि ठीक है, पहले थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े थे, मतलब थियोरेटिकल सब्जेक्ट इन द सेंस कि यार सीवी जब पढ़ा था तो थियरी रिलेटेड चीजें मालूम थी फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ। कुछ ऐसा प्रैक्टिकल किया नहीं हुआ था या फिर कंप्यूटर वगैरह पे, क्योंकि बता ही रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे भी डर लगता था चीजों से, इन सब से लेके। और इम्प्लीमेंटेशन में जैसे सब भगते हैं, मैं भी शायद ऐसा ही भगता ही था, मैं भी कि यार कर रहा हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए फिर कुछ सही ना हो जाए, तो उस वजह से भगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते आई मीन आदत में मैं इन सब चीजों को लाते गया कि यार जैसे अब मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे यहाँ पे जाना है, या फिर अगर मेरी ड्रीम्स थी, मान लो अगर मेरी ड्रीम थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है, तो अगर ड्रीम अगर पता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ पाथ्स भी होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जिसमें ये था कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना चाहिए, डीएसए आना चाहिए, कोर सब्जेक्ट्स आपको आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करा, तो जो लॉकडाउन पीरियड जो था वो मुझे एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखाई दिया कि यार क्लासेस तो हम लोग जाते नहीं, क्योंकि सबको पता है यार क्लासेस में जाके हम लोग करते ही क्या है। आई गेस सबका यही हाल रहता है, तो वही मेरा भी यही हाल था कि यार क्लासेस में कुछ फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में सीरियसली लिया था, बाकी उसके बाद से थोड़ा बहुत मैंने भी हल्का फुल्का लापरवाही कर दिया था। फिर वही लॉकडाउन के समय मुझे ऐसा लगा कि यार क्लासेस नहीं जाता हूँ, कहीं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और मेरी ड्रीम तो यार ये है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत अभी मैं बहुत पीछे हूँ। अपने सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए ना कि यार कहाँ पर हो आप, कहाँ स्टैंड करते हो। मैं देखता हूँ बहुत लड़कों को ऐसा होता है कि जैसे उन्हें पता है कि चीजें नहीं आती हैं, फिर भी वो डरते हैं, या फिर बताने से डरते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है कि यार कि भैया बताओ अभी मुझे आज, हाँ भैया मुझे आ नहीं रहा है। कि मान लो कि जैसे अभी मैं थर्ड ईयर की किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो वो बोलता है यार कि देखो मेरा 3 या फिर 4 महीने भैया बाकी है मिनिमम, अगर मैं प्लेसमेंट स्टार्ट होने की बात करूँ, और अभी मुझे कुछ आता नहीं है। मानना है कि अगर आपको पता है कि आपको कुछ नहीं आता है तो बेस्ट पार्ट होता है कभी भी किसी चीज के लिए भी, क्योंकि नहीं आना एक तरीके से आपके लिए अच्छा होता है कि यार आपको क्लियरिटी है उस चीज की, थॉट प्रोसेस जो है, या फिर उस चीज की क्लियरिटी आपके दिमाग में कि हाँ वो आपको चीज नहीं आती है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो और आप अच्छे से फिर उस केस में पढ़ सकते हो। ना आना गलत नहीं होता है कभी भी, और कभी भी स्टार्ट करना ये नहीं होता कि यार अभी 4-5 महीने बचे हुए हैं सो कैसे स्टार्ट करूं, नहीं हो पाएगा यार। पहले जब तुम खुद ही हार मान जाओगे तो तुम कैसे कर पाओगे। बिल्कुल। आई मीन खुद को तो यार मोटिवेटेड रखना है ना यार, कि 2 महीने हो, 4 महीने या फिर 6 महीने हो, तो अपने को तो मोटिवेटेड रखना है कि यार हाँ मैं ये कर लूंगा। तो मैंने तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था, और उस समय से जैसे और सभी जैसे मैंने जूनियर से अपने कॉलेज में बात भी की हुई थी बच्चों से, तो उनका भी ये था कि भैया डेवलपमेंट फील्ड में मेरा मन लग रहा है, या फिर इस फील्ड में लग रहा है, इस फील्ड में उतना नहीं लग रहा है, या फिर मैं इस फील्ड में हूँ पर उस फील्ड में कैसे स्विच करना है। बहुत बच्चों का ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो यार देखो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं भी पहले डेवलपमेंट फील्ड में, क्योंकि वो एक तरीके से फैंसी करता है, जिसे मान लो अगर हम लोग की, अगर मैं खुद की बात करूँ, अगर मैं अपना रेफरेंस दूं तो मेरे को तो यार वो फैंसी लगता था। फैंसी इन द सेंस कि यार तो वो देख के या फिर वो करने में मजा आता था, क्योंकि लगता था कि हाँ मैं रिजल्ट देख पा रहा हूँ या फिर किसी को मैं दिखा सकता हूँ वो चीजें, बट कोडिंग में वो दिखता नहीं था।
तो हाँ वो है कि जैसे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको बीच में। हाँ हाँ जैसे हाँ बंदा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा है या वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, तो वो सीख कर उसे आउटपुट उसे दिख जाएगा कि भाई मैंने ये साइट बना दी या मैंने एक ऐप हाँ बना दिया। एग्जैक्टली। और डीएसए वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलूंगा, पर ये हाँ बहुत काफी टाइम बाद जाकर आउटपुट देगा कि भाई जब हम किसी कंपनी में बैठेंगे वो कंपनी क्रैक कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो दिखता नहीं है किसी को भी। जैसे अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो उसे इंस्टेंट ये रिजल्ट दिखने में मतलब किसी को भी अच्छा लगता है यार। अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो अगर उसे इंस्टेंटली रिजल्ट दिख रहा है तो उस केस में उसे वो चीजें ज्यादा बेहतर लगती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म वाला जो रहता है। जैसे अभी तुमने डीएसए की बात की कि हाँ लॉन्ग टर्म, तो वही सबका हाल है। तो मेरा भी वही था। तो यार इससे कुछ ये नहीं करना है। मान लो अगर डेली अगर लेट से भी आपको इस चीज का रियलाइज हो कि यार हाँ ये चीजें भी आपको करनी है, क्योंकि अगर आपका ड्रीम वो है तो जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर हम लोग मेंस वगैरह की बात करें तो यार उस समय में भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं। बट कहाँ हम लोग आगे यूज कर रहे हैं अभी की अगर हम लोग बात करें फिर कंपनी तक जाने की, वहां पर तो हम लोग यूज कर नहीं रहे हैं। एक सेमेस्टर नहीं, बस पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया। बट एंट्री लेवल के लिए तो चाहिए ही। एंट्री लेवल के लिए क्यों चाहिए? जैसे मान लो अगर उसे भी जैसे जो सामने वाला बंदा है उसे भी तो पता चलना चाहिए कि जो पढ़ा हुआ है पहले से वहां पर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उससे वो आइडिया लगाता है कि जब हम लोगों के फील्ड में आएगा तो हम लोग के टेक्नोलॉजी पे अगर काम करेगा तो वो उस पे किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। प्रीवियसली मतलब अगर मैं एज ए इंटरव्यूअर में बात करूँ तो मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? वो वैसे तो जानता नहीं हो, मतलब मैं पर्सनली तो जानता नहीं हूँ। तो मैं कैसे आइडिया लगाऊंगा कि तुम अच्छा हो या फिर बेकार हो? तो यही सब चीजें को तो देख के या फिर जज करके कि जो तुमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है तुमने किस तरीके से पढ़ा हुआ है, फिर कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या क्या उससे मुझे पता अचीवमेंट्स है। चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली। तो उससे ही पता चलता है कि यार क्या क्या तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो वही फिर लेट से मुझे भी रियलाइजेशन हुआ और आई गेस बहुत लोगों को ऐसे रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ ये चीजें भी कर लेनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है यही 5 सब्जेक्ट है, डीएसए है और बाकी जो कोर सब्जेक्ट 4 है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऊप्स है और डीबीएमएस है। बाकी सिस्टम डिजाइन भी किसी किसी कंपनी में पूछ लिया जाता है। बाकी 5 सब्जेक्ट हैं वो मेन है। मैं ये बोलूंगा कि यार इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट अगर कैसे पढ़ते हो या फिर कैसे नहीं पढ़ते हो सीरियसली मुझे ये तो नहीं पता, पर अगर सेमेस्टर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर में अगर मान लो कोई हो तो मैं तो ये बोलूंगा यार इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट अच्छा करते हुए चलो, क्योंकि आगे फिर ये नहीं होगा। और अगर नहीं भी करा अभी तक तो ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देर नहीं होता किसी भी चीज का। क्योंकि अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ कि मान लो अगर तुम थर्ड ईयर में ही हो तो अभी अगर मैं बात करूँ मान लो 3 से 4 महीने बाकी हैं जाने में, या फिर मान लो मिनिमम मान लो मैं 2 महीने ले लेता हूँ तो 2 महीने तुम्हारे पास है और फिर बाकी फोर्थ ईयर में पूरे 1 साल होता है यार। ये ऐसा ना काउंट करो कि प्लेसमेंट मान लो अगर जुलाई से स्टार्ट हो रहा है या फिर अगस्त से सितंबर से या फिर कभी से स्टार्ट हो रहा है तो उस समय तक अपना ये मान लो कि यार उतने ही तक तुम्हारे पास टाइम है। नहीं टाइम तो यार पूरे साल तक होता है। तो क्योंकि कंपनी तो यार लास्ट तक हायर करती है और जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है वो तो जनवरी से लेकर जुलाई या फिर अगस्त तक के जो टाइम स्पैम होता है उस बीच में अगर ऑफ कैंपस हायरिंग की बात करो तो वो उस टाइम पे हायर करती है। सो इस केस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ सो क्योंकि उससे पहले तो वो नहीं हायर करती है, क्योंकि जैसे आईआईटीज एनआईटीज या फिर ये सब जो अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस इन द सेंस जो टियर 1 या फिर टियर 2 है उसमें पहले हायर करते हैं। फिर जो वैकेंसी होती है फिर जो भी वहां पे स्पेस होता है उसके रिगार्डिंग फिर वो अपनी ओपनिंग फिर से निकालते हैं जनवरी से लेकर जुलाई या फिर अगस्त के बीच में। सो टाइम तो यार मतलब तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है उन सब कंपनीज में बात करो तो जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों का ड्रीम भी होगा उन सब कंपनीज में जाना। तो मैं ये नहीं बोला कि पहले नहीं निकालती है, पर मोस्टली अगर कंपनी की बात करो तो उस टाइम इस टाइम के बीच में जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी। तो ऐसा ये नहीं मानना कि यार टाइम नहीं है फिर टाइम है या फिर नहीं है। खुद को तुम टाइम दो या फिर खुद को रियलाइज कराओ हाँ यार टाइम है या फिर टाइम नहीं है। आप खुद ही हार मान जाओगे कि यार अब टाइम नहीं है, ये करना है वो करना है, फिर इनके भरोसे रह जाते हैं या फिर आजकल तो नया ट्रेंड चल ही रहा है। तो हाँ खुद के ऊपर यकीन रखो और बहुत टाइम है। अगर मैं थर्ड ईयर सेकेंड ईयर की बात करूँ फोर्थ ईयर के लिए भी तो यार किसी के लिए भी यार ये टाइम थोड़ी होता है कि टाइम नहीं है। वो जब से तुम संभल जाओ फिर जब से तुम राइट डायरेक्शन में अप्रोच करना स्टार्ट कर दो तब से तुम्हारे पास टाइम तो होता ही है। मतलब तब से तुम ट्रैक तो कर ही सकते हो। अगर अल्टीमेट गोल तुम्हारा यही है तो क्यों नहीं अचीव कर लोगे अगर उस डायरेक्शन में अगर तुम जा रहे हो तो। तो मेरे हिसाब से टाइम बाउंडेशन कोई नहीं होता है और ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं ऐसा। मैंने फिगर आउट किया है जैसे मैं कॉलेज में भी आया वो सब बात कर रहा था तो इस वजह से मैं इस पॉइंट को लेके आ रहा हूँ कि हाँ यार कुछ ऐसे टाइम से रिलेटेड कुछ बाउंडेशन नहीं होती है। ऐसा कुछ सोचो मत बहुत टाइम। अगर अभी से भी अगर तुम
बेसिक से स्टार्ट करो तो बहुत ज्यादा टाइम होती है। और बात करें कि जैसे बहुत बच्चों का ऐसा एक क्वेश्चन होता है, कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। हाँ तो जी, यार ये देखो, कॉमन डाउट होता है। हाँ तो देखो यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि एक ही तुम्हारे पास, अगर एक पे ही अगर तुम्हारा कमांड है तो वेल इनफ है, उससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम सी पे ही बस कमांड बना के बैठे हो तो उसके इसमें प्रॉब्लम होगा ना यार, क्योंकि कोडिंग करने जा रहे हो तो तुम भी तो यार चाहते हो कि जैसे कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी रहे, या फिर सबको जब एडवांटेज मिल रहा है तो तुम्हें भी एडवांटेज मिले ना। क्या बिल्कुल। सब सॉर्टिंग के लिए सॉर्टेड या फिर कुछ इनबिल्ट फंक्शनलिटी या फिर इनबिल्ट लाइब्रेरी वगैरह यूज कर लेते हैं, और तुम उस केस में तुम उसका सॉर्टिंग का तुम कोड लिखे जा रहे हो, तो वो तो फायदेमंद नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो उस केस में या देखो, अगर सी आती है तो अच्छी बात है, और वो आनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यार सबको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो ये सीखना चाहिए सबको, मस्त है। ऐसा मेरा मानना है कि मान लो अगर तुम सी प्लस प्लस में भी स्विच कर रहे हो तो पॉइंटर्स वगैरह के और सब जो कॉन्सेप्ट आएंगे तुम पहले ही इसमें कवर कर चुके हो, या फिर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम स्विच करोगे इजिली तुम स्विच कर सकते हो। और मुझे तो ये लगता है कि नए प्रोग्रामिंग को लर्न करने में, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने में जैसे 20 दिन लगता है। अगर इससे ज्यादा भी लगता है तो यार डिमोटिवेट नहीं होना कि यार मैंने तो बोला 15 से 20 दिन और तुम लोग को इससे ज्यादा लग रहा है। नहीं, मैं अपने रेफरेंस से बता रहा हूँ, सबका वो थोड़ी होता है, सेम क्राइटेरिया थोड़ी होता है। मैं 15 से 20 दिन बता रहा हूँ, क्या पता कोई 5 से 10 दिन में कर ले। तो मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। तो कितनी जल्दी एक बंदा ग्रैस्प करेगा? हाँ, वो उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपको स्विच करने में कुछ ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। बात करें यार कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कोडिंग के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, तो आजकल एज इन जनरल तो यार तीन ही यूज करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो, या फिर मैं ये नहीं बोला कि यार बस यही तीन होते हैं। अगर तुम किसी भी कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बस इन्हीं तीनों का तो ऑप्शन नहीं आता है, और भी ऑप्शन आते हैं। सो अपने उसके हिसाब से यार, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो। और ये ना देखो कि यार ये आसान है इस वजह से, इसके सिंटैक्स आसान है तो इसको चूज कर रहा हूँ, इसके सिंटैक्स हार्ड है तो इसको चूज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जिसके सिंटैक्स आसान दिखाई दे रहा है वही आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं बहुत सारी चीजों में। हाँ, फिर मान लो कम्युनिटी उसकी स्ट्रांग ना हो, मान लो किसी चीज का, मान लो तुम कहीं स्टक कर चुके हो, तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, 4-5 लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, अदर देन कि मान लो जो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो थोड़ा तुम्हें टफ लग रहा था, इस वजह से तुम्हें उसे थोड़ा हुआ, और उसमें मान लो 100 लोगों ने अगर उसको आंसर दिया हुआ है उसका, तो उस तरीके से डिफरेंट 100 अप्रोच मान लो तुम्हें, या फिर जैसे 50 अप्रोच तुम्हें पता चल रहा है, और ऐसे 5 या फिर 10 अप्रोच पता चल रहा है। सो फायदा तो यार उसमें भी है। मतलब मैं ये नहीं बोला हूँ कि यार इस वजह से अब ये 10 वाले को छोड़ दो, वो अपने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से देखो। ऐसा नहीं है कि यार ये आसान है तो इससे ले रहा हूँ और ये हार्ड है तो इससे नहीं लूंगा। तो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, किधर तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो। भैया, आपने काफी सारी चीजें कवर कर दी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें, कब से स्टार्ट करें, और आपने ये भी बोला कि ये इट्स नेवर टू लेट, कि लेट नहीं होता कभी भी, जब जाग जाओगे जब से स्टार्ट कर दो कोई इशू नहीं है। तो भैया मैं, जैसे आपने बीच में बोला था कि आपने लॉकडाउन से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इन डेप्थ में बताओ कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी। क्योंकि लिंक्डइन पे क्या देखते हैं कि भाई कोई बंदा लीड कोड कर रहा है, कोई हैकर रैंक कर चुका है, लीड कोड कर रहा है, कोड शेफ कर रहा है, कोड फोर्सेस कर रहा है, भाई मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 200 कर लिए, 800 कर लिए, राइट। तो मेरे जैसे स्टूडेंट का, मैं अगर पर्सनली बताऊं, मेरे जैसे स्टूडेंट का ये डाउट होता है यार, अगर मैं 800 क्वेश्चन कर लूंगा, क्या मैं ये कंपनी क्रैक कर लूंगा, या 200 क्वेश्चन कर लूंगा ये कंपनी क्रैक कर लूंगा। तो क्या क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी मैटर करती है, और आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यस, मेरे साथ तो ये हुआ था कि, या फिर एज इन जनरल अगर मैं बात करूं तो यार, अगर क्वेश्चंस की बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा या फिर कम, क्वालिटी क्वांटिटी, तो यार देखो कोई मान लो 1000 कर लिया या फिर 2000 कर लिया, उससे भी कुछ उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता जब तक कि लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारे पास नहीं है। अगर लॉजिक बिल्डिंग तुमने नहीं करी हुई अपनी स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में यार ये होगा कि तुम क्वेश्चंस को बस रट रहे हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से उतने मायने नहीं रखते। हाँ ठीक है, अगर कर रहे हो तो उसमें कुछ ये नहीं है कि कर लिया तो उसमें कुछ खराबी है या फिर ये हो, तो तुम और अपने लिए और अच्छा कर रहे हो, या फिर तुम क्वेश्चन और कर रहे हो तो और क्या पता तुम नए कॉन्सेप्ट सीख लो या फिर ये कर लो। बट लॉजिक बिल्डिंग वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर तुम 200 क्वेश्चन कर रहे हो और 200 में से मान लो तुमने 100 क्वेश्चन डिफरेंट करे हैं, मतलब टोटली डिफरेंट है वो, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एज कम्पेयर टू मान लो तुमने 1000 क्वेश्चन करे हैं जिसमें से तुमने 900 क्वेश्चन तुमने सेम टाइप के करे हुए हैं और फिर 100 डिफरेंट करे हुए हैं। सो उस केस में तुम्हारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज तुम लगातार करे जा रहे हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा।
तो मेरे हिसाब से तो ये मैं बोलूंगा कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ना भागो कि यार 1000 क्वेश्चन कर ले रहा हो, 10,000 क्वेश्चन कर ले रहा हो। अगर कोई करता भी होगा 1000, 10,000 या फिर जितने भी, तो वो यार अपने इंटरेस्ट से करता होगा। ऐसा नहीं है कि यार अब तुम सामने वाले को देखो यार उसने 1000 किए हुए तो अच्छा किया हुआ है, या फिर 2000 किए हुए तो अच्छा किया हुआ, तो मैं भी 2000 कर लूंगा तो अच्छा करूंगा। नहीं, क्या पता उसने अपने इंटरेस्ट से कराओ, वो दूसरे को देखते हुए ना कराओ कि यार उसने 10,000 किए हुए तो मैं भी 10,000 कर लूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है। सो उस केस में यार अप्रोच सबके डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि यार उसे 1000 करके सक्सेस मिल गया कि तुम्हें भी 1000 करके या फिर 10,000 करके तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। हो सकता है कि तुम्हें 500 करने से सक्सेस मिल जाए, हो सकता है तुम्हें 200 करने से सक्सेस मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि तुमने 20,000 कर लिए फिर भी ना मिले। सो वो तुम्हारे अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, और हर एक पर्सन जो होता है, हर एक बंदा जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो उसे अपनी अप्रोच अपने अकॉर्डिंग रखनी चाहिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं रखनी चाहिए कि यार दूसरे को देख लिया तो उसे फॉलो करना है। नहीं, अपनी नीड सबको पता होती है कि यार मैं इतना या फिर मैं इस कैपेबल हूँ, तो मुझे इतना ये करना चाहिए, फिर उतना वो करना चाहिए। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी अप्रोच देखनी चाहिए, या फिर कैसे अप्रोच करना है किसी चीज को भी लेकर। बात में अगर अपनी करूं तो हाँ जी। मैंने तो डीएसए, जैसे मैं बताया कि यार पहले डेवलपमेंट वगैरह मैंने स्टार्ट किया हुआ था लॉकडाउन पीरियड में भी। तो कुछ समय बाद मैं तो ये बोलूंगा कि यार थर्ड ईयर में आने के बाद से ही मैंने स्टार्ट करा था डीएसए वगैरह को लेके। पर मेरा ये था कि जैसे गीक्स फॉर गीक्स पे हर एक टॉपिक, जैसे डीएसए में मान लो कोई एल्गोरिथम पढ़ लिया तो उसके रिगार्डिंग मैं गीक्स फॉर गीक्स पे चेक करता था, आर्टिकल्स पहले पढ़ता था। मतलब ऊपरी लाइन जो नहीं होता है कि आर्टिकल में ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन रहता है कि ये चीज है। पहले तो मान लो मैंने थियरेटिकल नॉलेज जो सब लेते हैं वैसे ही मैंने थियरेटिकल नॉलेज ले लिया, पर दोनों डिफरेंट चीज होती है ना यार। थियरेटिकल डिफरेंट चीज होता है, फिर उसे एज एन प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना डिफरेंट होता है। हाँ जी। तो पहले तो मैंने ये करा कि जितने भी एल्गोरिथम वगैरह थे पहले मैं उनको पहले मैं देख रहा था अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और जितने भी जैसे मान लो अगर मैं डीएसए बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ या फिर कोडिंग क्वेश्चन कोई है, तो वो लॉजिक तो उन पे ही बेस्ड रहता है, जो हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़े हुए हैं काइंड ऑफ उस पे ही बेस्ड रहता है। हाँ जी। जैसे मैं ये बोलूँ कि यार मैं 11th 12 में जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह पढ़े हुए थे, तो होता था ना कि क्वेश्चन ये कि इस टाइप के क्वेश्चन पे ये लगता है या फिर वो लगता है, काइंड ऑफ कि वो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाँ जी। आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और जितने व्यूअर्स है वो समझ में आ रहा होगा कि यार सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि यार नहीं होता है, फिर नहीं समझ में आता। पर देखो रियलिटी तो यही है यार कि जैसे इंटीग्रेशन को जैसे हम लोग अप्रोच करते थे कि यार ये कुछ कुछ चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए, उसके बाद ही से तुम उनके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें फिर पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। तो वैसा ही कोडिंग में भी होता है, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। मतलब ऐसे ब्रूट फोर्स के लिए तो तुम कर लोगे यार, तब ब्रूट फोर्स के लिए तो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अप्रोच या फिर अगर कोई सॉल्यूशन मांग रहा है किसी क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज वे में, तो कभी कभी हम लोग को पैटर्न या फिर मैक्सिमम टाइम में हम लोग को पैटर्न ढूंढना पड़ता है। तो ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। ये पैटर्न ढूंढना इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रट लो, या फिर पैटर्न ढूंढना यार मान लो अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, अगर तुम्हें अच्छे से तुमने वो मान लो मैं एल्गोरिथम किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहा हूँ, यदि तुमने अच्छे से तुमने सॉल्व करे हुए हैं, जैसे मान लो तुमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह या फिर कुछ भी अगर तुमने सॉल्व करे हुए हैं, सो उसके रिगार्डिंग अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दे कि नियरेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए, फिर कुछ ऐसा ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड कुछ दे दे कि एक पाथ से तुम्हें दूसरे पाथ तक जाना है, ऐसे ऐसे ये करना है, कुछ कंडीशंस लगा दे, पर यार मेनली तो उसमें ट्रेवर्सिंग ही लग रहा है ना। जैसे मान लो अगर मैं कोई एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला हूँ लिंक लिस्ट में, तो बेसिकली हम लोग तो ट्रेवर्स ही कर रहा है ना। या फिर अगर मैं ट्री की बात करूँ कि लेफ्ट व्यू दे दो, राइट व्यू दे दो, टॉप व्यू दे दो, बॉटम व्यू दे दो, तो यार कोई भी व्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो यार बिना ट्रेवर्स किए हम लोग ट्री को थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेवर्सिंग टेक्निक्स जो होती है, वो जो चार उसके ट्रेवर्सिंग टेक्निक्स है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, यूज तो हम लोग वही चार, उन्हीं चारों में से कोई एक करेंगे। आई मीन यही तो यूज कर रहा है ट्रेवर्सिंग टेक्निक, बस आपको पता है वही ट्रेवर्सिंग टेक्निक के साथ थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड कर ले रहे हो। मान लो अगर मैं पाथ बोलूं तो उसमें आप मैं पाथ बोल रहा हूँ तो तुम उसमें सेट यूज कर ले रहे हो, या फिर मैप वगैरह कुछ भी तुम ऐसा, या फिर कोई भी मान लो तुमने लिस्ट ले लिया तो तुम कुछ भी स्टोर करने के लिए वहां पे तुम ले लिए हो कोई भी डाटा स्ट्रक्चर। तो बात तो ये है ना कि वो चार ट्रेवर्सिंग टेक्निक्स पे ही जितने भी ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ये व्यू कोई भी मैं बोलूँ तो अप्लाई तो तुम ट्रेवर्सिंग टेक्निक ही अप्लाई कर रहे हो, बस कुछ और उसके साथ तुम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, इन सब चीजों की क्लैरिटी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मैंने तो ये करा था कि गीक्स फॉर गीक्स पे उसके आर्टिकल्स को पढ़ते हुए पहले तो मैं उसका ये पढ़ रहा था डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे क्या है, फिर उसके नीचे आता है प्रैक्टिस लाइन। तो खुद से पहले एक बार जाके अप्रोच करो कि यार खुद से तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो
वो भी ये नहीं कि यार तुरंत अगर पहले अटेम्प्ट में ट्राई करा नहीं हो पाया तो तुरंत चले गए सॉल्यूशन देखने, नहीं कुछ देर तक तुम यार वेट करो, या फिर 1-2 दिन तक अगर ऐसा लगता है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर थोड़ा अप्रोच करना चाहिए उसे, तो यार 1-2 दिन तक थोड़ा वेट करो और करने की उसकी कोशिश करो। यार देखो टाइम तो देना पड़ेगा हर एक चीज को, हाँ जी। तो तुरंत हर एक किसी भी चीज को लेके यार तुरंत पैनिक हो जाना कि यार नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं यार थोड़ा टाइम तो दो उन सब चीजों को। सो थोड़ा बहुत उसका अप्रोच जानने के लिए या फिर कैसे क्या करना है थोड़ा बहुत खुद ही सोचो, या फिर थोड़ा टाइम दो उसे कि मान लो अभी 1 घंटे नहीं हुए, तो ऐसा भी नहीं कि लगातार 4-5 घंटे तक एक ही क्वेश्चन को लगाया जा रहा है, उसे छोड़ दो कुछ समय तक, थोड़ा माइंड को भी अपने रिलैक्स रखो, क्या पता कुछ समय बाद उसी क्वेश्चन को या फिर उसी चीज को यदि तुम अप्रोच कर रहे हो, ऐसा होता है बहुत बार कि अप्रोच कर रहे हो तो इस बार तुम सही कर जाओ। तो ऐसा हार भी नहीं मानना और लगातार लगे रहोगे तो फिर फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। हाँ थोड़ा बहुत टाइम देना हर एक चीज को, क्योंकि कुछ भी होने में यार अगर पहली बार तुम कुछ भी कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही। दूसरों को नहीं देखना है कि यार वो 1 ही मिनट में या फिर वो 1 ही घंटे में ये क्वेश्चन इतने कर ले रहा है तो यार मैं भी कर लूंगा। जरूरी थोड़ी है कि यार जैसा उसका दिमाग है वैसे तुम्हारा भी है, या बिल्कुल फिर सही ये भी बात जरूरी थोड़ी कि तुम अगर अच्छा कर पा रहे हो तो वो भी अच्छा कर पाए, या फिर वो अच्छा कर ले रहा है तो तुम्हारे उस पर लिखा हुआ है कि नहीं तुम अच्छा कर ही नहीं पाओगे, ऐसा भी कुछ ये नहीं है। तो टाइम देना और हर एक चीज को एटलीस्ट जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अंडर द हुड कैसे वो चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, फिर कैसे क्या परफॉर्म हो रहा है। बेसिकली अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि ट्री में ये हो रहा है वो हो रहा है, या फिर तुम ट्रेवर्स करके दे दो, तो ऐसा नहीं कि बस कोड लिख रहा है या फिर लिख दिया है कैसे भी रटा हुआ है या फिर कुछ भी ऐसे करके, एटलीस्ट दिमाग में अपने विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि यार ऐसी ये चीजें, मतलब फ्लो ऐसे जा रहा होगा, फ्लो के बारे में एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अगर वो नहीं आइडिया हुआ तो बाकी तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन रखते रहेंगे। तो मैंने तो ये करा था कि जितने भी डीएसए में कॉन्सेप्ट आते हैं, ट्री ग्राफ, जितने भी सभी को मैंने पहले मैंने जीएफजी से पहले मैंने करा, लगभग आई गेस 150 के अराउंड मैंने जीएफजी पे क्वेश्चन करे थे पहले इसके, मतलब इन सब चीजों को लेके। हाँ तो यही पहले कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करते हुए कि यार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ले रहा है, ताकि पहले एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो रहे, तभी तो मैं उस फील्ड में पहले उतरूंगा तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। बिना प्रिपरेशन के साथ यही होगा ना यार कि कुछ कर नहीं पाओगे, फिर मैं भी फिर ऐसे डिमोरलाइज होकर फिर बैठ जाऊँ या फिर ये करूँ। वो तो ऐसे मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे 150 के अराउंड से क्वेश्चन करे थे, क्योंकि इतना मोर इनफ होता है कि यार मोर देन इनफ होता है कि अगर तुमने इतने कर लिए तो यार एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया। फिर उसके बाद से लीड कोड पे भी आई गेस मैंने इतने ही करे होंगे, 140 से 150 से ज्यादा नहीं करे होंगे। सो मैंने तो नियरली 280 से 300 के अराउंड मैंने ओवरऑल मैंने क्वेश्चन करे होंगे, इससे ज्यादा नहीं करे हुए थे। तो मेरा क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी मैटर्स मेरे लिए यही था कि यार 10 क्वेश्चन यदि मैं कर रहा हूँ तो एटलीस्ट उसमें 7 या फिर 6 तो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए क्वालिटी मैटर करता था और अभी भी करता ही है। अगर अभी भी अगर क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि यार अभी भी करता ही हो, तो उस केस में मेरे लिए मैटर करता ही है। तो हर वक्त ये तो मैटर करता है। मैंने इस बात से ये चीज उठाई कि मान लो जैसे हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और एक ही टाइप के हम 100-200 क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो ज्यादा वर्थ इट ही नहीं होगा। और जैसे आपने करा कि हर एक टॉपिक पढ़ा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लगाए तो माइंड हमारा उसी तरीके से काम करेगा। एग्जैक्टली है ना। किसी चीज का वो नहीं बनाना है ना अपने आप को कि यार रिपीटेटिव काम यदि कोई करते रहोगे, या फिर देखो क्वेश्चन अगर लगातार अगर तुमसे सॉल्व हो रहा है तो तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि यार मैं इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ, रेदर देन कि यार मैं इतने क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहा हूँ। सबको यार ऐसा लगता है कि यार अच्छा लगता है अगर ज्यादा क्वेश्चन करो। तो खुद को अच्छा फील कराने के लिए ये ना करो, अगर अच्छा फील कराना है ठीक है करा लो, पर और सभी चीजों को देखना है। फिर बाद में यार तुम बोलोगे कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार तुम करो और आई मीन तुम ना पा पाओ, मतलब ऐसा होता नहीं है, तुम अचीव कर लोगे। पर यही है कि हाउ द वे यू आर अप्रोचिंग दोस थिंग्स, वो बहुत सकता है। भैया जैसे आपने बात करी कि ज्यादा मैटर ये करता है कि हमारी लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, राइट। कि भाई अब क्या है कि अब रट लिया या इतने को 100 कर लिए क्वेश्चन, 200 कर लिए, 250 कर लिए, उस वो मैटर नहीं करता। आपका लॉजिक कैसे बन रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हम हमारे पास, हम उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे बता रहे हैं, राइट। तो आप थोड़ी सी टिप्स दे सकते हो कि हम ये लॉजिक बिल्डिंग कैसे इंप्रूव करें। क्योंकि मैं पर्सनली क्या फील करता हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन आया तो एकदम से मतलब काफी बार क्या हुआ कि ब्रूट फोर्स भी नहीं लग रही। तो आप थोड़ा सा ये बता सकते हो कि कैसे इंप्रूव करें उस चीज को। देखो यस, मैं तो ये बोलूंगा कि यार
सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स आनी चाहिए सबको। अब ऐसा ही नहीं, देखो यार ब्रूट फोर्स अब तुम जैसे भी लगाओ, जितना भी टाइम ले लो, एटलीस्ट ब्रूट फोर्स को यार तुम्हें खुद से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वो फिर तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर है, तुम कैसा सोच पा रहे हो यार। जैसे क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा सोच पा रहा है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारी कितनी अच्छी है वो तुम्हारी इन सब चीजों से पता चलता है कि तुम ब्रूट फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। क्योंकि बाकी और ऑप्टिमाइज अप्रोच लेके आना या फिर बनाना, हो सकता है तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो तो इस वजह से तुम ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो अलग चीज हो गया। तो ब्रूट फोर्स तक पहुंचना ये कंपल्सरी है सबको, एटलीस्ट इतने का तो ट्राई करना चाहिए। अब इसके लिए जैसे मैं यही बोलूंगा कि यार ये सब चीजें तो यार तुम्हारी प्रैक्टिस से आएंगी, मतलब ऐसा सच ये नहीं है कि यार ये बता दो तो इससे हो जाएगा, वो बता दो तो उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। वो प्रैक्टिस से आता है और लगातार, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम्हें वो हिट करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डेली एटलीस्ट तुम्हें उतना टाइम देना ही पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना करना है। टाइम इन द सेंस कि यार मतलब तुम डेली एटलीस्ट टाइम तो दो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कि हाँ मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट डेली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार 5 घंटे 10 घंटे या फिर 2 घंटे 4 घंटे, ऐसे टाइम तो तुम अपने हिसाब से दोगे ना यार, कि कितने देर तक तुम कंफर्टेबल हो या फिर कितने देर तक तुम्हारा माइंड उतने अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, तो वो तो अपने नीड के अकॉर्डिंग हुआ। पर मैं ये बोलूंगा कि एटलीस्ट डेली सॉल्व करने की कोशिश करो, और ये ब्रूट फोर्स वाली जो अप्रोच है वो पहले डेवलप करने की कोशिश करो, उसके बाद से ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच पे आएंगे। क्योंकि वो तो यार ये कि कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तुम ऑप्टिमाइज कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उस केस में तुम स्ट्रगल कर सकते हो। बट ये चीज जो है ब्रूट फोर्स वाली वो तो खुद से आती है, तो उसके लिए तो मैं बस ये मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये ब्रूट फोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो तुम्हें क्वेश्चन करते रहोगे तो अपने आप आइडिया लगते जाएगा कि हाँ ये धीरे धीरे फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो तो लगाने से होगा, मतलब ऐसा ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ये करना होगा वैसा वो करना होगा। उसके लिए तो बस ये कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। सो इससे पैनिक नहीं होना है कि नहीं हो रहा है, सबका होता है यार, सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं अप्रोच कर पा रहा है। सो ऐसा कुछ ये नहीं करना है कि यार पैनिक हो जाना है कि बताओ मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए फील्ड भरा ही नहीं हुआ है, ये नहीं है वो नहीं है। तुम कैसे कुछ देर में तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, या फिर एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन के बेसिस पे कि तुम्हारा करियर ही इस फील्ड में नहीं है, कैसे मतलब तुम खुद ही हो कैसे यार ऐसा जज कर सकते हो कि अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो तो उसके वजह से तुम ये थोड़ी जज कर लोगे कि मैं कर ही नहीं सकता या फिर मैं इसके लिए बना नहीं हुआ हूँ। क्या पता ये हो कि तुम उस वे में तुम उससे अप्रोच नहीं कर रहे हो या फिर उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हो जितना एफर्ट लगाना चाहिए। सो टाइम तो देना पड़ेगा हर एक चीज को, तो वो टाइम देने की बात है, तुम्हें उस चीज के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। मतलब कंसिस्टेंट रहना है और प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। अब ऐसे नहीं है कि हमने एक दिन तो 10 क्वेश्चन कर लिए फिर एक हफ्ते का गैप दे दिया फिर अगली बार उठा रहे हैं तो वहीं का वहीं आ जाएगा, है ना। हाँ, जैसे अगर आप मान लो अगर डेली अगर आप एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा एज कम्पेयर टू कि आपने एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और दूसरे दिन आपने सॉल्व नहीं किया या फिर तीसरे दिन सॉल्व नहीं किया फिर चौथे दिन से आपने उठाया। क्योंकि माइंड स्टेट जो रहता है, मतलब माइंड फ्रेम जो हमारा रहता है वो फिर उस तरीके से वर्क करता है ना यार। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो 2 से 3 के बीच में अगर हम लोग सोते हैं मैं बता रहा हूँ, और मान लो अगर उसी टाइम पे अगर तुम्हारा पेपर है, सो अगर डेली अगर तुम उसी टाइम पे सोते हो तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि यार पेपर अगर तुम दे जा रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हारा थोड़ा दिमाग उसे अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, थका सा रहता है। हाँ, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल चुकी है उस टाइम पे, तो उसे आदत लग चुकी है उस चीज में ढल गया है उस टाइम में। हाँ, तो वैसे इस चीज में डलाओ यार, इस चीज में लेके जाओ। हाँ जैसे भैया मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं स्पेसिफिकली तो आप थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट्स का क्या डाउट होता है कि भाई जैसे जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, चलो ये बात हो गई कि डीएसए करनी है, ये टॉपिक्स करने हैं और क्वेश्चंस का आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना हाँ जी। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है डीएसए होता है और एक सीपी होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो मैं ये बोलूंगा कि डीएसए जो होता है उसका सब पार्ट होता है सीपी का। सो अपने जो टारगेट कंपनियां हैं उसको भी देखना है कि यार वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, उस पे अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। जैसे मैं जिन कंपनीज के लिए टारगेट कर रहा था वो डीएसए बेस्ड ज्यादा थे, मतलब उन पे ज्यादा फोकस करती थी, तो मेरा इधर ज्यादा कंसंट्रेशन था। सो बंदे को जो भी तैयारी कर रहा है, जैसे मान लो अगर मीडिया.नेट में जाना है, कोऑर्डिनेशन वगैरह पे जाना है, तो इसके लिए तो सीपी पूरी टोटली अच्छे तरीके से उससे ग्रास्प करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज हो गई, डिफरेंट इस सेंस में हो गई कि यार तुम डीएसए तुम ये सीपी की बात करो यार बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं बोला हूँ कि लिमिटेड है इसका, तो वो बहुत बड़ा है। तो पहले डीएसए, मैं तो ये बोलूंगा पहले डीएसए तो अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वो
तुम्हें जैसे अगर सीवी के तुम कोई क्वेश्चंस लगा रहे हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, अगर तुम कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो तुम्हें बेस प्रोवाइड करेगा, या फिर एटलीस्ट उस समय तुम्हें ये लगेगा कि जैसे तुम्हें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, जैसे कैटेलन नंबर है या फिर और भी जैसे टॉपिक्स तुम्हें एटलीस्ट पता होगा, तो तुम्हारे पास ये रहेगा कि तुम जीरो नॉलेज के साथ नहीं जा रहे हो उसमें। तो काइंड ऑफ तुम्हें पता है कि हाँ चीजें मुझे पता है कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, फिर मतलब क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो एटलीस्ट तुम्हें पता है। फिर उसके बाद से अगर तुम उन सब चीजों में घुसोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऐसे ये होता है डायरेक्टली अगर तुम उसमें चले जाओगे तो डिमोरलाइजेशन टाइप का होता है कि हो ही नहीं रहा है। सो एटलीस्ट तुम्हें ये तो रहेगा कि यार मैं ये चीजें कर चुका हूँ, तो कुछ ना कुछ इससे ही रिलेटेड होगा, या फिर नहीं भी होगा तो मैं देख लूंगा, रिलेशन में फाइंड आउट कर लूंगा। और ये मैं बात कर रहा था कि ये टारगेट तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो, उस हिसाब से फिर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे अमेजोन हो गया या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर और भी जैसे जोस वगैरह की बात करो जो टेक्नोलॉजी वगैरह, और भी जैसे ऐसी कंपनी होगी तो वो डीएसए पे ज्यादा फोकस करते हैं। या फिर अगर गूगल की मैं बात करूँ या फिर मीडिया डॉट नेट, कोऑर्डिनेशन वगैरह, ये सीपी पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो अपनी कंपनी पहले डिसाइड कर लो कि यार ये कंपनी मेरी टारगेट कंपनी है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू कि डायरेक्टली बस इसमें कूद जाओ या फिर बस करते रहो। एटलीस्ट पहले अपना गोल फिक्स रखो कि हाँ यहाँ पे जाना है, उसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे मैं बता रहा था, मैंने 5 सब्जेक्ट्स के नाम बताया, पर मैंने उसमें सिस्टम डिजाइन ऐड नहीं करा, पर सिस्टम डिजाइन भी कुछ कुछ कंपनियां पूछ लेती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि यार तुम किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो। उसके रिगार्डिंग जैसे एमएस की बात करो तो ये भी सिस्टम डिजाइन पूछती है, वो लक की बात अलग हो गई कि तुमसे पूछेगी नहीं पूछेगी, वो तो बात अलग हो गई, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ना, कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट इसमें होती है, तो उसके रिगार्डिंग तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहले अपना टारगेट फिक्स रखो किस टाइप की कंपनी में जाना है, जैसे इसमें जाना है फिर उसमें जाना है, उसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन ये करो। अच्छा, मैं अगर आपसे ऑनेस्टली पूछूं तो क्या आपको भी ऐसा मतलब फील हुआ है कि यार मतलब कभी ऐसा फेज आया कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, या यार क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब कैसे करूं, मतलब थोड़ा लो सा फील करता है ना? क्योंकि पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि कोई क्वेश्चन आया और चलो मैं ब्रूट फोर्स लगा ली, पर मैं एट द एंड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाया, तो मेरे को बहुत ज्यादा लो फील होता है यार, पता नहीं यार क्या हो रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ? हाँ ये तो देखो यार सबके साथ होता है, ऑनेस्टली मैं तो बताऊँ यार, मेरे साथ खुद ही हुआ था और होता है यार। कोई भी अगर चीज अगर तुम स्ट्रेस से स्टार्ट करो यार, तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, तो जाहिर सी बात है यार तुम लो फील करोगे, या फिर तुम जरूर थोड़ी कि यार तुम अप्रोच तक पहुंच ही जाओगे, या फिर तुम्हें तुरंत तुरंत सॉल्यूशन मिल रहा है, क्वेश्चंस नहीं होते हैं जल्दी। सो ऐसा कुछ ये नहीं है कि यार नहीं हो रहा है तो अपने आप को लो फील कराना। हाँ ये सबके साथ होता है, ये पहले तुम नहीं हो या फिर जिसके साथ अगर हो भी रहा हो अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो पहला बंदा वो या फिर बंदी ऐसी ये नहीं है कि जिनके साथ पहली बार ऐसा हो रहा हो कि यार क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर इनफैक्ट ब्रूट फोर्स तक भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, होता है यार। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि यार नहीं हुआ तो छोड़ देना है या फिर कुछ ये करना है, नहीं बस वही कंसिस्टेंसी मायने रखता है। बाकी ये सब अप्स एंड डाउन्स तो यार आते रहेंगे। अभी मैं आगे भी बात करूँ, मान लो अगर तुम्हें जॉब भी मिल गई तो उसके इसमें मान लो अगर तुम जा रहे हो तो आगे तुम ऑब्जर्व करोगे कि यार जो तुम डीएसए वगैरह तुम यूज किए हुए वो बस इतने ही तक की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहती नहीं है, आगे उतनी काम नहीं आएगी। बस कंपनी को बस इसका आइडिया ये लगता है कि यार उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, बाकी मोस्टली तो यार डेवलपमेंट ही तुम करोगे ना, तो उस केस में फिर तुम फेस करोगे क्योंकि तुम्हारे सामने फिर एक नई वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि यार अब इससे कैसे टैकल करना है, तो वो यार लाइफ में आती रहेगी, वो भी फिर कुछ समय तुम्हें नया लगेगा। तो ऐसा होते रहेगा, तो इस सबसे लो फील नहीं करना है और बस करते रहना है। मतलब अगर तुम्हारी ड्रीम वही है तो यार उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, तो करते रहो। कंसिस्टेंसी मायने रखती है और पेशेंस, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए। तो भैया आप एक स्ट्रक्चर वे में बता सकते हो कि आपने जैसे मतलब कैसे अप्लाई किया माइक्रोसॉफ्ट के लिए और क्या क्या राउंड्स हुए, मतलब एक ओवरव्यू सा दे दो, मैं इन डेप्थ नहीं जानना चाह रहा क्योंकि आपने काफी चीजें कवर कर दी ऑलरेडी। ओके, सो मैंने तो ऐसे जुलाई मैं बोल रहा हूँ यार नवंबर में और या फिर दिसंबर में मैंने 2-3 इसके फॉर्म, यार मैं तो स्टार्टिंग से जब से मतलब किसी भी बड़ी कंपनी में बात करूँ, किसी प्रोडक्ट बेस्ड की, गूगल हो गया फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजोन हो गया, जब भी अपॉर्चुनिटी निकलती है मैं तो तुरंत ही भर देता हूँ, क्योंकि करियर साइट्स वगैरह को मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, या फिर लिंक्डइन पे मैंने कुछ पेजेस फॉलो कर रखे हैं जहाँ से आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह किसी कंपनी में अगर आ रही है तो आपको दिख जाती है। सो मैंने तो नवंबर में या फिर दिसंबर में मैंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, बट फरवरी में मतलब मेरे पास ये आया था कि नितिन सर जो है उन्होंने एक फॉर्म भेजा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, तो उसे भरने के बाद से फिर बाद में मेरे पास तो टेस्टिंग का आया
आया था, ये 26 या फिर 27 फरवरी को आया हुआ था। तो कोडिंग राउंड था, पहला कोड ये एक ही बस कोडिंग राउंड था, वो दिया। फिर उसके बाद से 4 तारीख को मेरे पास मेल आया हुआ था कि अभी इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट 11th ऑफ मार्च। और 11th ऑफ मार्च को ही जैसे इनका ये रहता है कि यार 3 राउंड होता है एमएस की, अगर मैं बात करूँ तो, और तीनों राउंड एक ही दिन पे होते हैं। बेसिकली 30 या फिर 40 मिनट के डिफरेंस पे ये एक ही दिन होते रहते हैं। जैसे मेरा पहला था 9 बजे से था, पहले राउंड की अगर मैं बात करूँ, अच्छा 9 से 10 बजे तक आई गेस था, पर इंटरव्यूअर लेट आए हुए थे तो 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक था जिस रीजन से भी आया हो। फिर 11 बज के आई गेस 19 मिनट के आसपास, मुझे तो एग्जैक्ट टाइम भी याद है कि 11 बज के 19 मिनट पे मेरे पास कॉल आया हुआ था कि नेक्स्ट राउंड के लिए आप सेलेक्टेड हो, जो कि 11 बज के 25 मिनट पे होगा। तो 11:25 से फिर वो हुआ। फिर लेटर 12 बज के 24 या फिर 20 मिनट के आसपास मेरे पास कॉल आया था कि 2 बज के 10 मिनट पे आपका तीसरा राउंड होगा। फिर वही तीसरे राउंड के बाद से रात में मेरे पास मेल आया कि आप सेलेक्टेड। तो वही है कि तीनों टेक्निकल ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है। हाँ, वहाँ ड्रीम करने जिसके लिए हमने 4 साल दिए। एग्जैक्टली कि वहां तक सोचने तक का लेके वहां तक पहुंचने, क्योंकि यार सोचना अलग चीज होता है, फिर सोचोगे भी तो यार बहुत लोग होते हैं ना कि जो आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। मोटिवेट इन द सेंस मैं अपोजिट उसमें बोल रहा हूँ कि डिमोटिवेट भी करते रहते हैं कि यार यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लाइक कि यार तुम इस कंपनी में चले जाओगे या फिर ये तुम कर लोगे वो कर लोगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ये रहा वो रहा है। तो इन सभी चीजों को फेस करते हुए अगर अभी भी फेस कर रहा हो अपने कॉलेज में या फिर कहीं भी, तो ये तो नॉर्मल चीज है यार, सब बोलते रहेंगे। अगर तुम अच्छा करोगे तो हाँ, अगर तुम कुछ अच्छा करना या फिर तुम्हारी अगर थिंकिंग कुछ अच्छी है तो लोग उस पर तुम्हें पॉइंट आउट तो करेंगे यार, हंसेंगे। और मेरा तो ये थिंकिंग है, मतलब थिंकिंग था और अभी भी है कि यार सपने ऐसे ही देखने चाहिए, अपने सपने ऐसे ही देखने चाहिए जो दूसरों को सपने जैसा लगे। कि मान लो अगर मैं देख रहा हूँ कि यार इस कॉलेज से मुझे ये चाहिए, तो दूसरों को वो इम्पॉसिबल जैसा लगे, तो उसे फिर पॉसिबल करने का मजा ही अलग होता है। अरे वाह तो सपने ऐसे देखो जो अपने लिए पॉसिबल दिखाई दे, पर अगर सामने वाला देखे तो उसके लिए वो इम्पॉसिबल जैसा लगे, क्योंकि उस चीज को पॉसिबल करने में मजा ही अलग होता है। इम्पॉसिबल है वर्ड जो है इम्पॉसिबल है, तो उसमें पॉसिबल भी तो जुड़ा हुआ है। इनको हटा दे तो उसे करने का मजा ही अलग होता है। तो इसका मजा ही अलग होता है। भैया आपसे बात करके मैं सच बताऊंगा, मतलब मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं अपना खुद ही मतलब मोटिवेट भी हो रहा हूँ। ऐसी वाइब आ रही है सच में। अलग ही एनर्जी आ रही है सच में। अच्छा, आपका पैकेज लगा 46 LPA, तो हम लोग क्या होता है, हम उसको 12 से डिवाइड करके देख लेंगे कि भाई पर मंथ इतनी सैलरी हो जाएगी, 3 लाख 4 लाख इतनी सैलरी हो जाएगी। क्या ये रियलिटी है या मतलब सीटीसी अलग होती है, या मतलब थोड़ा सा आप इसके बारे में समझा दो। देखो सीटीसी अलग होता है, उसमें टोटल कॉस्ट टू कंपनी ये होता है कि ये चीजें उसके अंदर, उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। जैसे तुम्हारा उसमें बेस होगा जो तुम्हें पर मंथ मिलेगा कि वो फिक्स रहता है, बाकी तुम्हारा ई स्टॉक्स पे तुम्हें रुपए मिलेंगे कुछ, फिर तुम्हें उनका कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, कुछ एनिवर्सरी पे मतलब जैसे 1 ईयर एनिवर्सरी हो गया फिर 2 ईयर एनिवर्सरी हो गया तो उससे तुम्हें कुछ मिलता है। ये है कि जैसे 46 अगर लिखा हुआ तो तुम 46 मिलेंगे, लेकिन तुम्हें तुरंत अगर जो तुम बता रहे हो कि यार डिवाइड करके इतना मिल जाएगा तो उतना नहीं मिलता। उसके में तुम्हारा भी लॉस होता है और कंपनी का भी टैक्स कट जाएगा ज्यादा। इन शॉर्ट ग्रेट। तो भैया आप कभी लाइफ में फेल हुए हो, मतलब ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, पर कभी आप फेल हुए हो? हाँ यार बहुत बार फेल हुआ। और फेल तो यार मैं जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो मुझे अगर मैं बात करूँ कि यार अभी प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसमें यार कई दफा फेल हुआ हो, या फिर जैसे अभी यार अगर हाई पैकेज या फिर जिस भी पैकेज की अगर मैं बात करूँ वो तो यार अभी लगा था कि जैसे 11th मार्च को 1 मार्च को मेरा उसमें एक ही स्टार्टअप में लगा हुआ था, फिर बाद में इसमें माइक्रोसॉफ्ट में लगा हुआ है। सो 28 अगर फरवरी तक मैं बात करूँ तो उस समय तक तो यार फेलियर ही था। अगर मैं बात करूँ कि यार अपने वर्क के हिसाब से जितना मैंने मेहनत किया उससे फिर जो मैंने एफर्ट्स डाले हुए थे उसके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो काइंड ऑफ फेलियर तो है ही। बट वही चीज है यार, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना। अगर सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, अगर आपने कुछ मेहनत किया हुआ है, अगर आपने कुछ किया हुआ है तो यार ऐसा कुछ ये नहीं करना, क्योंकि अपने से यार कोई भी वो बेईमानी तो नहीं कर सकता। अपने को अपनी रियलिटी तो सबको पता ही होती है कि यार मैंने इतना करा हुआ है, तो उस चीज पे रहना कि अगर इतना आपने करा हुआ तो आपको मिलेगा ही।
बस बिल्कुल। थोड़ा पेशेंस रखना और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ और अभी भी बोलूंगा कि यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सक्सेस एंड फेल्योर तो यार लाइफ का पार्ट है। आज आज मान लो सक्सेस मिली है तो कल पता क्या पता मैं फेल भी हो जाऊँ कहीं पे, तो उससे बिल्कुल। डिमोरलाइज थोड़ी होना है, वो हम्म। तो मिलेगा ही। हाँ भैया, जैसे एक डाउट होता है कि जैसे हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपनीज के लिए कि हम्म। डीएसए कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, आपने बोला जैसे इंटर्नशिप भी करी थी आपने, तो आप थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हो कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एग्जैक्टली काम क्या होता है? ओके, तो ये होता है जैसे मान लो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो यार वहां पर तो इन सब चीजों का कुछ इतना डीएसए वगैरह का कुछ इतना रोल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जिस कंपनी में गया हुआ था तो वहाँ पर जैंगो एज अ फ्रेमवर्क यूज होता था। तो पहले तुम्हें उन फ्रेमवर्क्स वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। अगर तुम स्टार्टअप में जा रहे हो तो उस केस में मैंने पहले भी बता रखा कि यार उस केस में तुम्हें होता है कि एंड टू एंड चीजें पता होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन वाइज तुम्हें ज्यादा वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जैसे गिट वगैरह के बारे में, ये सब गिट वगैरह के बारे में तो ऐसा जनरल भी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर तुम कोई भी कोड करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो यार अगर चेक भी कर रहे हो तो यार अपने तुम लोकल सिस्टम में चेक करते हो या फिर कुछ भी करते हो। पर उससे अगर ग्लोबली तुम्हें करना है या फिर उस सिस्टम पर अगर तुम्हें होस्ट वगैरह करना है फिर कुछ भी करना है तो तुम्हें पहले तो चीजें तुम्हें गेट पे वो करने पड़ेंगे, पुश करने पड़ेंगे, या कुछ फिर करनी ब्रांच पड़ेगी। तुम्हें वहां से, हाँ फिर वहां से तुम्हें ब्रांच लेना होता है, कभी कभी पुल करना होता है फिर पुश करना होता है। तो ये सब गेट वगैरह के बारे में तुम्हें चीजें पता रहनी चाहिए। अगर ओपन पता सोर्स रहेंगी पहले से, कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब चीजें अगर तुम्हें पता रहेंगी कि जैसे गिट वगैरह कैसे यूज करते हैं या फिर वेबसाइट वगैरह कैसे होस्ट करते हैं या फिर पाइपलाइंस वगैरह कैसे चलती हैं, तो एज सच ही तुम्हें थोड़ा एडेड बेनिफिट तुम्हें देगा अगर तुम वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर तुम जा रहे हो, आईटी इंडस्ट्री में यदि तुम जा रहे हो काम करने के लिए, कि तुम्हें ये रहेगा कि यार तुम्हें पहले सब चीजें पता है। बाकी तुम्हें तो यार कंपनी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आप को डालना होगा कि जैसे मान लो जिस फ्रेमवर्क पे वो काम कर रही है या फिर जिस लैंग्वेज पे वो काम कर रही है उसके रिगार्डिंग तुम्हें फिर काम करना होगा। मतलब ऐसा डेजिग्नेशन तो वही रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि कोई कंपनी सी शार्प या फिर सी प्लस प्लस पे काम कर रही हो। जैसे अगर एमएस की बात करूँ तो मोस्टली इन्हीं सब पे काम करती है, बाकी पाइथन और गोलैंग वगैरह या फिर जावा हो गया इन सब का यूज तो करती है, बट इस पे काम करती है। कुछ कंपनियां होती है जो जावा पे काम करती है। तो जैसे तुम लोग अभी लैंग्वेज वगैरह के बारे में बात भी करते हो तो लैंग्वेज की उतनी डिपेंडेंसी इस वजह से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एडाप्टिव बनाना चाहिए खुद को, कि जैसे अगर तुम जा रहे हो तो कंपनी तुमसे पूछ के नहीं कराएगी कि यार तुम्हें पहले से क्या इन्फॉर्मेशन है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें बता देगी कि ये रिक्वायरमेंट है या फिर ये इस टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। अब उसके रिगार्डिंग तुम अपने आप को प्रिपेयर करो, तो तुम्हें कुछ टाइम देती है सीखने को। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि जिस कंपनी में जा रहा है उसके हिसाब से तुम्हें टाइम मिलता है। तुम्हें 6 दिन मिल सकते हैं, तुम्हें 6 सप्ताह मिल सकते हैं, तुम्हें 6 महीने मिल सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, पर तुम्हें लर्निंग के लिए तुम्हें कुछ टाइम तो दिया ही जाता है। तो पहले तुम लर्न करोगे, फिर ये होता है कि तुम्हें किसी डमी प्रोजेक्ट को दिया जाएगा कि तुम जो लर्न किए हो तुम पहले तुम उसे इंप्लीमेंट करके देखो कि जो तुमने लर्न किया हुआ क्या तुम वहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो वो करना होता है। अगर तुमने वहां पे करते हो और जो तुम्हारे जो सीनियर्स हैं या फिर इंजीनियरिंग मैनेजर है या फिर जो भी तुम्हारा हेड है जो तुम्हें गाइड कर रहा है, अगर वो देखेगा कि हाँ तुम पहले ना तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उस पर तुम वो प्रोजेक्ट जो है तुम उस पर इम्प्लीमेंटेशन अपना कर पा रहे हो, तो उसके बाद से फिर वो तुम्हें रियल टाइम प्रोजेक्ट उतारेगी या फिर तुम्हें धीरे धीरे मतलब तुम्हें छोटे छोटे तुम्हें टास्क मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्टार्टिंग से यार उतार देंगे कि ये तुम्हें चीजें करनी है या फिर वो करनी है। तुम्हें छोटे छोटे टास्क मिलेंगे, तुम्हें वो परफॉर्म करना होगा, फिर उसके बाद से तुम्हें मतलब एज एन टीम में ही काम किया जाता है कि जो वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लो मैं कोई ऐप बना रहा हूँ उसके मान लो 10 एपीआई बनाने हैं मुझे, ठीक है, तो उसके लिए मान लो मैं पहला एपीआई तुम्हें दे दो, दूसरा एपीआई तुम्हें दे दो, और फिर उसके रिगार्डिंग तुमसे टाइम मांगा जाता है कि तुम कितने टाइम में तुम उसे फिनिश कर सकते हो। हाँ उनका भी रहता है कि यार इतने टाइम में तुम्हें फिनिश कर देना चाहिए ऑन एन एवरेज। यार देखो उन्हें एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता ही रहता है कि यार जब प्रेशर है तो तुम्हें कितना टाइम लग सकता है, एक्सपीरियंस में तुम्हें कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि डमी पे करना मतलब तुमने वो चीजें सीख ली, डमी प्रोजेक्ट पे कर लिया वो सही है, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट पे करना वो टोटली डिफरेंट चीज होती है। और काइंड ऑफ दिमाग में मेंटालिटी मतलब ये सोचनी होती है, मेंटालिटी भी हम लोग की यही होती है कि यार थोड़ा बहुत अंदर से अलग टाइप का फील आता है, थोड़ा डर लगता है। तो हाँ ये अलग चीज होती है, तो उसे भी पता होता है कि यार तुम्हें कितना ऑन एन एवरेज तुम कितना टाइम ले सकते हो, तो तुम्हें टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सीखने के लिए टाइम नहीं देंगे या फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट पे उतार दे तो तुम्हें डायरेक्टली वर्कलोड बढ़ा देंगे कि हाँ यार तुम करके दिखाओ। लेकिन हाँ ये होता है कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस मिल गया, तुमने 1-2 एपीआई बना ली या फिर तुमने 1-2 प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, तो उसके बाद से उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि हाँ अब तुम जो पहले जो तुम काम 10 दिन में करते थे वो एटलीस्ट 6 या फिर 7 दिन में या फिर 8 दिन में तुम करोगे। तो इस टाइप की चीजें होती हैं अगर मैं वहां की बात करूँ तो। भैया एट द एंड कोई एक एडवाइस आप जो जूनियर्स आ रहे हैं
आप उनको देना चाहोगे कि अगर कॉलेज में आए हो तो ये चीज जरूर करना है या इस चीज को जरूर टाइम देना अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स? हाँ, जैसे मान लो यार, सबका थोड़ी यार ये है कि प्लेसमेंट ही सब कुछ चाहिए। क्या पता सबको हायर एजुकेशन करना हो, या फिर क्या पता किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट हो, किसी रीजन से यार यहाँ पे ना जा पाया या फिर वहां पे ना जा पाया, या फिर इंजीनियरिंग में आना पड़े। तो यार मैं तो ये बोलूंगा यार, अपने पैशन को फॉलो करो। मतलब ये तो जायज सी बात है यार कि जहां तुम्हारा मन लगता है, अगर तुम्हारा इसमें मन नहीं लगता है, जबरदस्ती अगर तुम अपने आप को वहां पे करने की कोशिश करोगे, अडेप्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम ना ही यहाँ के रहोगे ना ही वहां के रहोगे। तो कहीं एक जगह अपना फोकस किया करो, कि ऐसा नहीं कि 10 जगह पे भगना है कि ये भी कर लेना वो भी कर लेना, या फिर बैकअप रखना सही होता है यार, लेकिन बैकअप कभी कभी बैकफायर भी कर देता है। कि अगर तुम बैकअप रखे हो तो तुम उतने अच्छे तरीके से अपना एफर्ट नहीं दे पाते हो जितने अच्छे तरीके से तुम्हें देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि यार प्लान ए रखना चाहिए, लेकिन अगर प्लान बी रख रहे हो तो तुम प्लान ए को ही अपना प्लान बी रखो, कि यार थोड़ा और अच्छे से तुम अपना एफर्ट उस डायरेक्शन में डाल सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। बस यही है कि यार अपना गोल अपना एटलीस्ट फिक्स करो, क्योंकि अभी यार 11-12 तक या फिर तुमने जो भी करा वो तो तुम्हारी पास्ट लाइफ थी, तुमने चिल मारा या फिर जो भी करा वो सब कुछ नहीं है। लेकिन अब जब आ चुके हो तुम इस फील्ड में घुस चुके हो, या फिर फील्ड की नहीं, एक टाइम आता है यार अपने लाइफ में जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सीरियस होने की जरूरत होती है, तो थोड़ा क्रूशियल टाइम सीरियस हो जाना। हाँ, तो क्रूशियल टाइम होता है, यहाँ पे बन भी सकते हो बिगड़ भी सकते हो। ऐसा नहीं कि यार अगर यहाँ पे बिगड़ गए तो तुम आगे नहीं बनोगे, बट यार थोड़ा और ज्यादा थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे कम टाइम में अगर वही चीजें कर सकते हो तो क्यों ज्यादा टाइम में वहाँ करना। बिल्कुल सही, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। एट द एंड भैया बहुत बहुत थैंक यू। सच में आपसे बात करके मुझे, मतलब मैं तो आपको बड़ा भाई मानता हूँ ना, और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। मतलब एक एनर्जी आप में अलग है, बिल्कुल एक अलग सी वाइब है, बंदा बात करे खुद ही मोटिवेट हो जाए। और आई होप जो भी देख रहा होगा ये वीडियो, उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। मैं खुद इस वीडियो को दोबारा देखूंगा, मेरे को तो बहुत सीखने को मिला है, हर एक मिनट में सीखने को मिला है। और भैया मैं यही बोलना चाहूंगा, आपने अपना इतना टाइम दिया, इतनी चीजें हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। हाँ, कोई नहीं। बाकी और किसी को कुछ क्वेश्चन हो या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई करते ही रहता हूँ। तो अगर लिंक्डइन वगैरह पे अगर मैं लेट भी हो जाए रिप्लाई करने में, तो रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। इन शॉर्ट में यही बोलूंगा यार, अगर वीडियो लास्ट में ही ऐड कर। हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई डाउट्स है आप भैया को रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन पे। और डेफिनेटली इससे डिमोटिवेटेड नहीं होना कि यार मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ ना। बिल्कुल कुछ कर रहा हूँ पर रिप्लाई कर दूंगा। पर ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं होना कि यार इतने लोगों को ये करा वो करा, क्योंकि मेरे टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आती थी कि मैं लोगों को रीच आउट करता था, वो रिप्लाई नहीं करते थे। तो ऐसा ये ना करना, मैं कर दूंगा रिप्लाई। तो अगर किसी को कुछ अगर ऐसा फिर भी अगर वीडियो के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो रीच आउट कर सकते हैं। बस बहुत बहुत भैया थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में। और बहुत बहुत थैंक यू भैया।